ओके, तो मैं लास्ट क्लास में हमने देख लिया था ये क्या है? अरे भाई क्या है ये? अब से मैं जो अगर मैं कोई ऐसा सबसे बना रहा हूँ तो बताना चाहिए कि सर ने क्या बनाया, सर ने शुगर बना दी, क्या बना दिया सर ने? शुगर बना दी, ठीक है। ओके, तो ये शुगर का फर्स्ट कार्बन, ठीक है, और ये फर्स्ट कार्बन क्या लगा हुआ है? क्या चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लास से शुरू कर लेते हैं, अदरवाइज इसको नया सा लगेगा। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखो बोल दो वरना मैं इतनी स्पीड में बढ़ाता चला जाऊंगा, फिर पकड़ भी नहीं पाऊंगी मेरे को। पार्टिसिपेट करो क्लास में यार, मुझे पता है नींद आ रही है तुम लोग अभी। चलो बताओ फटाफट क्या है ये? तो मेरी पेशेंस चेक कर रहे हो आप लोग? देखो भाई ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है ना, इसके पहले कार्बन पे यहाँ पे लगा होता है हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये कोई नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, इट में भी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और ये फर्स्ट कार्बन है, ऑब्वियसली बात है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कहता हूं मैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो मैं इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा पांचवें कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप उसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, तीन चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होती है हमारे पास है शुगर, और एक होता है हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। और साथ ही लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलके ये क्या रहता है हमारे पास, क्या न्यूक्लियोसाइड, क्या रहता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखना है ना कि आपको लगता है कि यार सब आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है, ठीक तरीके से क्या जरूरत है क्लास में पार्टिसिपेट करने की? पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, जिस हिसाब से तुम लोगों की हालत या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। चलो देखो पढ़ाते पढ़ाई करते ज्यादा समझ आता है। ये है क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज द शुगर। इसकी शुगर की फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। फॉस्फेट और ग्रुप। इसके पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा मैं बोल देता हूँ जी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजनस बेस और कार्बन के बीच में बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये लगा हुआ है, नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग शुरू में यहाँ से 1 2 3 4 5 और 5 पे लगा हुआ है। थर्ड कार्बन पे क्या है, थर्ड कार्बन पे यहाँ पर है H और यहाँ पर है हमारे पास OH, दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊं तो मैं, तो एक और मान लो शुगर पड़ी हुई है मेरे पास, और इसके बाद पड़ा हुआ है, इसके बाद पड़ा हुआ है यहाँ पे मान लो ठीक है। इसका फिफ्थ कार्बन हो गया, और फिफ्थ कार्बन का हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब देखो अगर थर्ड कार्बन एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन का OH अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ ऑब्वियसली मतलब फिफ्थ कार्बन पे डायरेक्ट अगर बॉन्ड बनाता है, तो अगर क्या बनाता है, अगर तो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को कहता हूं क्या मैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो मैं इसको फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ऐसी अगर मैं तीसरी वाली केस कंडीशन दिखाऊं, इसमें हमारे पास यहाँ पर बनकर आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है एग्जांपल सी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, अगेन फॉस्फेट हो गया, यहाँ पर क्या, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है O, तो ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो दिस इज अगेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ऐसे करते करते क्या होता है, जुड़ते चले जाते हैं, अगेन इसके नीचे भी OH होगा, ठीक है, और अगेन इसके नीचे भी क्या होगा, यहाँ पर P3 होगा। तो अगर हम देखोगे तो इसका फिफ्थ कार्बन फ्री है और इसका थर्ड कार्बन फ्री है, तो हमें ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो चलती है कहाँ से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब आ जाओ उसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं, इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे, एक न्यूक्लियोटाइड की ऐसे चल रही है, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की कैसे चल रही है, देखो, ठीक है। अगर ये G है, अगर ये G है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको उल्टा बनाया था, नंबरिंग उल्टी करी होगी मैंने, अब नंबरिंग यहाँ से शुरू ना हो, कहाँ से हो रही है, यहाँ से 1 2 3 4, और ये फिफ्थ का क्या है, ये फॉस्फेट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज द फॉस्फेट पार्ट। आ जाओ, तो जी के आगे क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे साइटोसिन सी, C होता है, ठीक है। तो ये जी के आगे लगेगा क्या, A, ठीक है, या C लगेगा,
क्या सी लगेगा? लगेगा सर। ना कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड। कैसे जुड़ गया? यहाँ पर ये जो एक चीज बनकर आ रही है, ये जो एक चीज है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं क्या? ये जो प्रॉपर दो बेस जुड़ रहे हैं, इसको कहते हैं कि हम एक बेस पेयर, क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं एक बेस बेस पेयर। पेयर। अभी कोई पूछ ले कि एक डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, तो ह्यूमन डीएनए में मैं बात करूंगा, ह्यूमन डीएनए में ऐसे 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर हुआ करते हैं, ठीक है? चलो, अब ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ पे 3 कार्बन क्या होगा? 3 कार्बन का OH क्या होगा? 3 होगा, ठीक? अब मैं से एक बार बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये T है, तो T क्या होगा? उसकी बात है कि क्या ए ए कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। डबल डबल। ये हो गया हमारे पास क्या? फॉस्फेट। यहाँ पर हो गया कि हमारे पास OH, और OH ने तो क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये एक और बेस पेयर आ गया हमारे पास। ऐसी तीसरी चेन भी क्या होगी? तीसरी चेन बिल्कुल ऐसे ही, इसकी बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक? चलेगी। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इसी बात से जुड़ा होगा। ये सी हो गया, तो सी क्या लगेगा? सी जी। जी कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। इसका कौन सा फ्री होगा? इसका फ्री होगा क्या हमारे पास? अगेन फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट कौन से एलिमेंट लगा हुआ है? फिफ्थ एलिमेंट लगा हुआ है। फिफ्थ और ये कार्बन। OH यहाँ पर क्या आ 3 गया? 3 कार्बन। तो ये दूसरी 3 चेन। कार्बन। अगर इसकी बात करूँ तो चलते हैं कहाँ से? 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। नीचे से ऊपर की तरफ 3 साइड तक, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो दोनों चीजें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल ही चल रही हैं, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं हमें? एंटी पैरेलल। क्या कहता हूं मैं इसको? एंटी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। पैरेलल। नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ाता हूं। सर इसकी हेडिंग क्या डालनी है? डन? नहीं सर।
सर आपने वो बेस पेयर के ऊपर क्या लिखा हुआ वो बाहर जा रहा है व्हाइट बोर्ड से। बेस पेयर लिखा है ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं 6.6 में 9 बेस। और करें, रब करें, नोट करिए। यस सर। सर इसकी हेडिंग में क्या लिखना था? क्या हेडिंग में क्या लिखना था इसकी? कोई हेडिंग नहीं है, जो लास्ट वाली चीज से वो कंटिन्यू चल रही है आगे। ठीक है, अब मुझे ओके बस सर। ऐसे पढ़ना है, स्पीड से ढंग से पढ़ना है। सर अच्छे से। तो भाई आपसे जो बोला जाता है ना, करा करो। मैं आपसे 3 बार एक ही चीज पूछ चुका हूं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। क्या कोई वेट कर रहा है, क्या कोई दूसरा जवाब देगा? हम तो जवाब दें। मुझे हर एक बच्चे No. का नाम एक ना एक बारी आवाज आनी चाहिए, मुझे हर एक बच्चे की क्लास में। आप समझ रहे इस वाली बात को? अदरवाइज मैं बोर्ड पे क्लास लूंगा ही नहीं, मैं नॉर्मल पैड पे क्लास लूंगा फिर आप लोगों की। क्या फायदे क्या, जब मुझे फील ही नहीं होगा कि क्लासरूम में। भाई मैं क्यों करूँ इतना सेटअप लगाऊं? मैं 15 मिनट डेली के वेस्ट होते हैं, 15 मिनट सेटअप लगाने के, 15 मिनट सेटअप हटाने के। आप लोग यार क्लासरूम में, अगर हम क्लासरूम की तरह पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको भी तो फील होना चाहिए कि क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर को पूछ रहा है तो जवाब देना है, हमें बताना है। आओ आगे। अब मेरी खराब आदत ये है कि मैं खराब पढ़ा नहीं पाता हूँ। मुझे अच्छे पढ़ाना सही लगता है, ठीक पढ़ाने सही लगता है मुझको। आओ अब आगे। तो दो चीज हमारे पास थी यहाँ पर, दोनों की दोनों एंटीपैगल चल रही है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दिन गलती से मिस हो गए तो गाड़ी को समझ नहीं आएगा। अगर एक चल रही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी चल रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर 3 अपोजिट है। प्राइम। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने अभी आपको 3 बना के दिखाई तो वो 3 ही होंगी, उसके ऊपर भी लगे होंगे, ऐसे उसके नीचे भी लगे होंगे। ठीक है, तो अगर आप उसको देखोगे तो चीज कुछ ऐसी आ जाती है हमारे पास। तो इसका फिर हमारे पास क्या, 3 प्राइम, इसका फिर हमारे पास क्या, 5 प्राइम। 5 प्राइम। इसका फिर 3 प्राइम, इसका फिर 5 प्राइम। तो 5 दोनों प्राइम। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे 3 के ऊपर भी कोई ना कोई इंक्लूडेंट लगा होगा, यहाँ पे 5 के ऊपर भी कोई ना कोई इंक्लूडेंट लगा होगा, यहाँ पे 3 के नीचे भी इंक्लूडेंट लगा होगा, यहाँ पे 5 के नीचे भी लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीजें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीज बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चलती आ रही है, हल्का हल्का डेविएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, जिस वजह से डेविएशन हो रही है, तो दैट एंगल काउंट्स अराउंड 36 डिग्री। कितना डिग्री का टर्न लेता है यहाँ पर ये? लगभग लगभग 36 डिग्री। 36 डिग्री का टर्न लेता है ये। ठीक है, और आपको पता है कि अगर 36 डिग्री का कोई भी चीज टर्न ले रही है, तो अगर वो 10 बारी वो चेंज टर्न ले लेगी तो कितने में टर्न आ जाएगा? 360. मतलब कि एक कंप्लीट राउंड का। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, Yes, sir. एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये कुछ ऐसे चल रही है, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, फिर यहाँ पर चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये चीज जाके रन कर रही है और आगे आपकी रहती है
हमें बनी नजर आती है कुछ इस तरीके से। समझ गए मेरी बात को? यस सर। Yes, sir. भाई ये हमारे पास अगर 5 प्राइम है, ठीक है, तो 5 प्राइम तो इसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा होगा? 3 प्राइम। 3 prime. और अगर ये 3 प्राइम है तो उसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा होगा? 5 5 प्राइम। prime. 5 प्राइम। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे G है और यहाँ पर ऐसे करके C है, ठीक है, तो क्या इनके बीच में बॉन्ड्स होंगे? यस सर। बिल्कुल, ठीक है। ये G है और अगर ये C है तो बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल triple बॉन्ड। bond, अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि A है और यहाँ पर P है तो ये बीच में बॉन्ड होंगे। double Double bond, bond. अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, यहाँ पे बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे यहाँ पर भी होगा, अगेन C ट्रिपल बॉन्ड C, और ऐसे करके बॉन्ड्स होंगे कि नहीं होंगे आप मुझे बताओ? yes, यस sir. सर। बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड होगा इस वाले पॉइंट पे? नो सर। अरे 100% होगा यार, क्यों नहीं होगा? ये ऐसा भाई ये आगे आके मिल थोड़ी गई है ये। इससे ये तो 3D होती है ना, तो बीच में Yes, इनके sir. The बॉन्ड होता 2D है। figure है. एक देखो, एक, ठीक है, फिर ये दो, देखो एक G और C, ठीक है ना, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो उसमें मतलब थोड़ी है कि वहाँ पे चीज खत्म हो गई है, बॉन्ड अभी भी बन रहे हैं बीच में, देख रहे हो? Yes, sir. आया, यस सर। वो आपको दिख नहीं रहा है, वो आपको दिख दिख नहीं नहीं रहा रहा। है क्योंकि वो ओवरलैप कर गया है। अरे समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ यस पर ये सर। बॉन्ड बन गया है। Yes, sir. तो यहाँ पर इनके बीच में ऐसे कितने बेस पेयर होते हैं? अगर यहाँ पर एक है, यहाँ पे मान लो एक है, तो ये होगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये होगा चौथा, ये होगा पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और फिर से 10वां क्या कर रहा होगा? बोलो, रिपीट कर रहा होगा। अरे समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? पक्का यस है? सर। Sir. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर हमें ऐसे बना हुआ नजर आता है। आपने वो गोल वाली सीढ़ी देखी है ऐसे करके, जैसे भी घूम के ऊपर जाती है ऐसे करके? Yes, यस sir. सर। तो उसमें अगर थोड़ी क्या आपने सीढ़ी चढ़ी तो पहले सीढ़ी चौड़ी थी, उसके बाद की सीढ़ी और छोटी हो गई, फिर और छोटी हो गई, फिर और छोटी, फिर आगे आके मिल गई। तो जब हमें सीढ़ियाँ खत्म हो गई फिर यहाँ से कूद के जाओगे क्या आगे अगली वाली सीढ़ी पे? ऐसा करोगे क्या? नहीं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनकर आता है, तो हम उसको ऐसे दिखा, ठीक है। ये बीच में क्या है? ये बीच में बेस पेयर है। क्या है बीच में? ये सारे जो डंडे आपको बने नजर आ रहे हैं, दे आर नथिंग बट द बेस पेयर्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, ये तो आपको समझ आई क्या होगा कि दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, दो Consecutive Consecutive terms. बीच में दो 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. दो बेस पेयर के बीच की लंबाई, दो बेस पेयर के बीच की लंबाई होती है कितनी? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी होती है? 3.4. 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग पता है 10 टू पावर माइनस 10. एक आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। 10. क्यों नहीं वाली बात केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी, तुम्हें देख नहीं रहा। एक आर्मस्ट्रॉन्ग वाला है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो दो बेस पेयर के बीच की लंबाई कितनी है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब 3 into 3.4 into 10 टू पावर माइनस 30 मीटर, ठीक है। तो 10 पेयर की 10 तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच की लंबाई कितनी होगी बता सकता है कोई? हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10, यार अगर दो की बीच की 10 3.4 है तो 3.4 into 10 मतलब कि 24 आर्मस्ट्रॉन्ग। आसान है। कई बार ये पेपर में सवाल नैनोमीटर ही पूछ लिया जाता है, तो बता देना कि अच्छा, ये भी पता होना चाहिए आपको कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू पावर 9. -9, ठीक है। तो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, या आप लिख सकते हो 0.34 नैनोमीटर, या इसको लिख सकते हो आप
3.4 नैनो। समझ आ रही है बात? अरे आया ना? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज बनकर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये आगे चेन है। इसमें अगर आप देख पाओ तो इसमें है क्या क्या चीज। इसमें शुगर है, फॉस्फोरस है, शुगर है, फॉस्फोरस है, शुगर है, फॉस्फोरस होगा। समझ रहे हो? तो शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस, शुगर फॉस्फोरस। तो दिस इज कॉल्ड अ बैकबोन। ये क्या है? ये बैकबोन है जिसके आधार पे, जिसके बेसिस पे डीएनए पूरा पूरा टिका हुआ है। तो दिस बैकबोन, ये पूरी पूरी बैकबोन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। किसकी बैकबोन है भाई? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ठीक है। और इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है? ठीक है, इज स्टेबलाइज्ड बाय किसके थ्रू? कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। For फॉस्फो diaster. डाइएस्टर बॉन्ड ये कर रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। और ये जो बीच में है बेस पेयर्स हैं, ठीक है ना, इनके बेस पेयर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन। Hydrogen bond. जो है कर रहे हैं, दोनों चेन्स को स्टेबलाइज कर रहे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? पूछो। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखो 10 बेस पेयर को ना एक पिच भी कहते हैं, जैसे कहते हैं एक पिच भी कहते हैं, PITCH, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी ये सवाल आ सकता है कि एक पिच की लंबाई कितनी होगी, तो बता दोगे पिच की लंबाई कितनी होगी? 34 आर्मस्ट्रांग या 3.4 यस सर। आर्मस्ट्रांग, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो यार। डन सर। Yes, sir. चले आगे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। एक साइंटिस्ट का नाम था ई चारगाफ। क्या नाम था? अर्नेस्ट चारगाफ। फिर आप ई चारगाफ देख लो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रूल दिया। रूल क्या मतलब, सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसमें मैं कहता हूँ क्या, दैट इज कॉल्ड एज चारगाफ्स रूल। क्या कहलाता है? चारगाफ रूल। चारगाफ्स। ठीक है, चारगाफ्स रूल क्या कह रहा है? चारगाफ्स रूल ये कह रहा है सिंपली कि यार देखो कि किसी भी डीएनए में, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए नजर आ रहा है ना आपको? डीएनए लिखा हुआ है, छोटा तो नहीं लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है। इन डीएनए जो अमाउंट होगा ना इसका, प्यूरिन्स का, किसका अमाउंट होगा जो प्यूरिन्स वो बराबर होगा इसके पिरामिडिन्स के। और ऐसा होना भी चाहिए भाई, हाँ या ना? आपको सोच के देखो, क्योंकि जितने भी क्या होंगे, जितने भी ए होंगे उतने क्या होंगे, उतने ही जी होंगे। ठीक है, और जितने ही सी होंगे यस सर, उतने ही क्या उतने होंगे? ही टी। Sorry, क्या बोल रहे हो? सर ए के साथ टी, जी के साथ सी। और जितने ही जी होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही सी होंगे। सी। आसान है, मुश्किल है? ऐसे ही होगा, इसके अलावा तो कुछ यस होगा सर। नहीं। ठीक है, तो अगर मैं उसका ऐड कर दूं, मैं अगर ए प्लस जी को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? तो फिर इसका मतलब आ जाएगा ए प्लस जी इक्वल्स टू फाइव मतलब आ जाएगा। हाँ, टी प्लस सी। तो ये क्या है, ये हो गया हमारे पास क्या, चार का फूल। ए प्लस जी इक्वल्स टू टी प्लस सी। आप चाहो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे डिवाइड कर दूं, ए प्लस जी अपॉन पी प्लस सी इक्वल्स टू 1। भाई क्लियर है ना ये बात को? अगर यस मान लो सर। कि अगर 10 ए है, ठीक है, या मान लो कि अगर जितने प्यूरिन्स, मान लो कि अगर 100 प्यूरिन्स हैं तो पैरामीटर्स में कितने होंगे? 100। और 100 को 100 से डिवाइड करोगे क्या ही वैल्यू आएगी? 1। 1 है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज चारगाफ प्रिंसिपल। ये कहलाता है हमारे पास ये चारगाफ प्रिंसिपल। चारगाफ प्रिंसिपल। नोट करो, आपको क्वेश्चन देखो। हो गया? यस सर। क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ adenine adenine if cytosine is 20% in DNA, if cytosine is 20% in DNA, फुल क्वेश्चन मार्क करना शुरू करें, क्वेश्चन यही हो गया। सर इफ साइटोसिन इज 20%, क्या बोला था आपने? if cytosine is 20% in DNA, क्या है कि एडिनिन का अमाउंट निकालो अगर साइटोसिन डीएनए साइटोसिन 20% है।
सर हो गया हो गया? क्या आंसर आ रहा है? सर 30%। 30% का करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे किया? सर मैंने ये देखा सर, आपने साइटोसिन दिया था, साइटोसिन और जो थायमिन है वो इक्वल है, तो यानी दोनों 20-20 होंगे और बचा 60%। और सर जो एडनिन एडनिन है और जो वो है थायमिन है वो भी इक्वल है, तो सर वो 60 डिवाइड हो जाएगा इक्वली, तो 30-30% हो जाएंगे। बिल्कुल 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 ठीक करा आपने। यस सर। प्योरेंस है कितने? प्योरेंस है उतने ही, क्या है उतने ही पायरिमिडिन्स है। ठीक है, या भी अच्छा बताइए। तो कहते हैं प्योरेंस, तो आपको क्या दिया था? मैंने ए दिया था, सी दिया था? सर साइड सी दिया था। सी दिया था, मतलब कि सी ए प्लस टी। ठीक है, और यहाँ था हमारे पास क्या? ए प्लस टी। ठीक है, अच्छा साइटोसिन कितना आ गया हमारे पास? 20%। 20। ठीक है, अगर साइटोसिन 20 है, अगर साइटोसिन 20 है तो जी भी कितना ही होगा? 20। 20। ठीक है, पक्का? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टी और ए चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं टी और ए को दोनों को, अगर मैं ए को एक्स मान लूं तो टी की वैल्यू भी क्या ही होगी? एक्स ही होगी भाई। हाँ है ना, क्योंकि यस सर। ए और टी तो क्या है, बराबर है ना, जितने ए होंगे उतने टी होंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा इसकी? होगी एक्स एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे बताओ कोई जरा? सर ऐसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ऐसे दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं करते हैं। ठीक है, तो कट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अपने लॉजिक से कर लेते हैं। सर कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, तो उस हिसाब क्या? से कर ले सकते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हाँ, इन बिल्कुल दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 40 आ जाएगा। बिल्कुल 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 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहा है। ठीक है, कि अगर सी हमारे पास कितना है? 20 है। ठीक है, तो जी भी हमारे पास कितना ही होगा? 20 ही होगा। 20 कितना हो गया हमारे पास? 40। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बच गया? रिमेनिंग बच गया हमारे पास ए प्लस टी, तो ये जाएगा कितना हमारे पास? 60। ठीक है, और आज तो अब आप उसको मान सकते हो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 60। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 30। ठीक है, तो एडिंग की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 30% आ गई। ये वाली बात क्लियर हो रही है भाई सभी को? ठीक है, एडिंग यस। कितना होगा हमारे पास? 30 होगा। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं। if if thymine is if thymine is 960 960 960, calculate the total number of calculate calculate total हटा दो, calculate the number of other nitrogenous bases, calculate the number of other nitrogenous bases, calculate the number of other nitrogenous bases, other nitrogenous bases if total base pair are if total base pair are 2400, ठीक है ना, 2400 करने जी का करें कैलकुलेट।
ये आई। सर 1 मिनट। सर 720 7 20 सबका नंबर पूछा है, क्या सर? सभी का नंबर पूछा है ना, सारा सबका इंडिविजुअल नंबर। देखो यार, क्या देखें टोटल बेस पेयर हमारे पास कितने हैं? 24। ठीक है, अच्छा क्या दिया मैंने आपको? एडमिन भी, एडमिन 9600। सर टाइमिंग ठीक है, तो टीके लिखनी आ रही है, टीके आ रही है 960। तो अगर टीके 960 है तो ए भी कितना ही होगा? ये वाला 960 960 960। सर 480 आएगा। क्या 480 अभी देख लेते हैं। तो भैया a + 3 कितना हो गया? जोड़ से 12 भैया 720। 1920 19 मुझे नहीं पता, मैंने तो फिगर आपको ऐसे दे दी। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास क्या? a + t की वैल्यू क्या आ रही है? 9020। अरे भैया सवाल गलत हो जाएगा थोड़ा सा यार। सर 240 नहीं गलत क्यों होगा? सर गलत तो नहीं लग रहा। हाँ सर ऐसा नहीं करेंगे कि 2400 में से 960 को माइनस करेंगे? नहीं सर 2400 में से अरे a प्लस के पूरे को माइनस करना होगा, हाँ तभी तो सर, मतलब निकलेगा। 960 को मतलब 1920 को माइनस सर जितने टी होंगे उतने ही ए होंगे, तो 960 हमारे पास ए और टी का बेस पेयर आ गया। हाँ, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, ये तो गलत लिख दिया ना हमने। नहीं ये तो ठीक है कि जितने ए हैं उतने ही टी होंगे। टी होंगे और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गया। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई हमारे पास। अब सर हमारे फिर पास जी को एक्स ले लेंगे। हमें पता है कि जितने ए होते हैं उतने ही टी होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। अब बात कर रहे हैं इसकी जी और सी की। ठीक है ये तो जो बची हुई लाइन वो इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो अगर मुझे जी + सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं टोटल में से, टोटल बेस पेयर्स में से माइनस कर दूंगा इसको a + t वाले कंपोनेंट को। तो टोटल बेस पेयर कितनी आ रही है हमारे पास? 2400 माइनस a + t कितना आ रहा है? 1920 20। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 480 480। ठीक है, g + c की वैल्यू आ गई 480। अच्छा, अब हमें पता है कि जितने g होते हैं उतने ही क्या होते हैं? उतने ही c होते हैं। तो अगर आपको g की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 2 कर दो उसको। तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 सर 240 बोला था। 240 g की वैल्यू वही 240। c की वैल्यू कितनी आ गई? 240 240 240। ठीक है, a की वैल्यू कितनी रखी है? 960। ठीक है, और t की वैल्यू कितनी होती है? 960 तो दीज आर द 4 वैल्यूज। और पेपर में जब आएगा ना तो ऐसे कभी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ए बी सी और ऐसे डी। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ना मैच करना पड़ेगा। ये सब में से जैसे कि और तब जाके आप ऐसे एक आंसर टिक कर पाएंगे। समझ लो भाई मेरी बात को। सर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि ए और टी एक बेस पेयर हो गया तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे फिर एक्स लेके। वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। ठीक है ना, पर सर उससे आंसर अलग आ रहा है। आंसर लगा है नहीं, अभी ठीक कैलकुलेशन में गलती हो रही होगी। आंसर अलग कैसे है? आंसर सही है, सेम आएगा। सर मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। उसके बावजूद भी है इतना गलत? यस सर। बताओ कैसे कह रहे हो, चलो मुझे बताओ। सर मैंने जैसे हमारे पास थायमिन दिया हुआ था 960, तो हाँ उतने ही हमारे पास एडेनिन होंगे, तो ए 960 हो गया, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गया।
960 का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बन गया, तो उससे क्या होगा? 960 पेयर्स हो गए ना ये। नहीं यहाँ पे ऐसा है 960 पेयर्स थोड़ी, हाँ चलो 960 पेयर्स हो गए, तो पेयर्स का मतलब क्या है कि बेस पेयर कितने हो गए? अरे यहाँ पे पेयर्स निकालने के लिए थोड़ी बोला गया है, यहाँ पे तो इंडिविजुअल नंबर निकालने के लिए बोला गया था। पेयर निकालने जाओगे तो आंसर क्या आएगा? आधा आंसर आएगा इसका आपका। कितना आंसर आता था? हमारा 240 आ रहा था ना। यस सर। यस सर। 120 आएगा, आंसर कितना आ रहा है? 720। ये 360 डबल कर दिया आपने। अरे हमें यहाँ पे बेस पेयर नहीं निकालने, हमें यहाँ पे बेसिस के नंबर काउंट करने थे। सवाल समझो पहले, ठीक है? ओके सर। ठीक है, जल्दी समझ आई बात। सवाल पढ़ाया आपने, सवाल क्या कह रहा है? यस सर लिखा था। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन दे दो ऐसा। एक और दे दूं? चलो होमवर्क से देख लो फटाफट। देखो देखो, if the number of g is thrice the number of a is thrice the number of a, calculate the percentage of calculate the percentage of c। आया मजा? यस यस सर। बेटा दिमाग के बत्ते खुल जाएंगे सॉल्व करने में, ठीक है? कर लोगे या अभी अभी करवाऊं? सर फाइनल आंसर बता दो, बाकी अरे ट्राई यार कर मैंने लेंगे। दिमाग की बात की है। अभी कर दे तुम लोग बिल्कुल यार, कैसी बात कर रहे हो? फाइनल आंसर बता दो। मेरे को याद थोड़ी आंसर इसका, तो मैंने भी दिमाग में सोचा और आंसर क्वेश्चन आके दे दिया आपको। टाइम दूं करने के लिए, करोगे या सर घर पे ट्राई कर लेंगे, उसके बाद कल डिस्कस कर लेंगे। टाइम की जरूरत नहीं? कितना हो गया टाइम हमारे पास? 12 बज गए यार, टॉपिक भी नहीं हो पाएगा। इसको यही करो, खत्म करो उसको यहीं पे। चलो नहीं करो। डीएनए पैकेजिंग पढ़ाना था मैंने आपको, करो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। भाई रिपीट कर दो, मुझे खुद ही नहीं पता है क्या सवाल किया है। If the number of G is thrice the number of A, calculate the percentage of C. सवाल पूरा है, एक कंप्लीट सवाल है। सर C निकालना है। सर समझ गया? सर आंसर 37.5% आ रहा है। क्या आंसर? डेसिमल्स में? 37. यस सर। ठीक है आंसर, मतलब सभी ने कर लिया? यस सर। चलो आते हैं।
देखो यार ये वाली बात तुम्हें पता ही है कि जितने ए होते हैं उतने टी होते हैं। क्या सॉल्व है? कि जितने ए होते हैं उतने टी होते हैं, जितने जी होते हैं उतने ही सी होते हैं। सही बोल रहा हूं ना मेरी बात में? ठीक है, यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, ए को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं ए को? X। दैट a इज इक्वल टू x। अगर a x है तो t भी क्या होगा x को, है ना? अगर a x है तो g की वैल्यू क्या होगी? 3x। 3x। ठीक है, और t की वैल्यू क्या होगी? x। और c की वैल्यू भी क्या होगी? 3x। अरे भाई यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यस सर। यस सर। तो टोटल बेस पे कितने आ रहे हैं बोलना जरा, ऐड कर दो a प्लस t प्लस g प्लस c, मतलब कि x प्लस x प्लस 3x प्लस 3x, तो 3 और 3 6, 7 और 1 8, कितनी वैल्यू आ गई? 8x। कितनी आ गई? 8x। किसी परसेंटेज निकालनी है c की, तो परसेंटेज ऑफ c कैसे आएगी? c कितना है? c है 3x और टोटल कितनी है? 8x मल्टीप्लाइड बाय, into 100। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 83.33 नहीं, मैं समझ गया ना, भैया 37.5 आएगी। 8 किए चलो बस, 37.5। यस सर 37.5। ठीक है, तो इसके लिए आ गई थी 37.5%। तो ये कितना आसान सा तो था, सही है? यस सर। ठीक है, अगर सी की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो अगर किसी और का कुछ नहीं होता चलो तो सी का डायरेक्ट आ गया, अगर ए का कुछ होता तो क्या करते? x by 800 into 100 या अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो परसेंटेज ऑफ ए पूछी होती तो कैसे लिखते हैं आप? तो वो आ जाता 1/8 इंटू 100, तो उसकी वैल्यू 12.5। 12.5%। सही है ना? यस सर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है, आपको आने चाहिए, स्कूल एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अब कोई सवाल आया 4 का प्रूफ से तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे, आप कर देंगे उसको। भाई कर दोगे कि नहीं करोगे? यस सर कर देंगे। और भैया मैं क्लास में आके आप लोग से बात करता हूँ ना, ठीक है ना, तो प्लीज रिस्पॉन्स दिया कीजिए, ठीक है, और अदरवाइज बहुत खराब लगता है, ठीक है, क्योंकि एक मेंटल स्टेट ऐसी रहती है कि भाई मुझे लगता है कि यार अपना पढ़ाना कोई फायदा नहीं हो रहा। अब क्लासरूम में होता हूँ तो इंटरेक्शन होती है, बच्चे दिखते हैं, मुझे बच्चों का चेहरा देख के समझ आता है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा, कौन किस तरीके से पढ़ाई को ले रहा है, कोई किस तरह से अपनी जिंदगी को ले रहा है, कौन मस्त मटर कर रहा है, कौन मजे लूट रहा है, सिर्फ कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, वो बाकी सब चीजों करने के लिए आ रहा है सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के। तो क्लासरूम में मैं बैठता हूँ तो मुझे सब चीज नजर आती है, तो मैं इंडिविजुअली हर एक से बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासे है नहीं, यहाँ तो मैं कैमरा को देखकर बात कर रहा हूँ यार, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देख पा रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, पर मैं यस। फिर भी चाहता हूँ, ठीक है, कि हर एक का ध्यान रहे, हर एक क्लास में पार्टिसिपेट करें, कम से कम उससे बात करोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी चीजें नहीं आ रही है, कहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाने में कोई डिफरेंस आ रहा है, क्या समझने में कोई डिफरेंस आ रहा है। जब मुझे ये सब चीजें पता लगेंगी तभी तो फिर मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, तभी तो मैं आपको थोड़ा और अच्छा तरीके से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है ना, मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, ठीक है। अब क्लास में बात करता हूँ तो एक दो बच्चे हैं वो मुझे घूम फिर के जवाब देते रहते हैं, ठीक है, 2-3 बच्चे हैं क्लास में मिला के, बस क्या फायदा फिर ऐसे करने का। एक ही बच्ची है वो बार बार यस बोलती रहती है, नो बोलती रहता है, एक बच्चा अनाश है, ठीक है ना, वो डाउट्स पूछता है, अच्छे डाउट पूछता है वो, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं पूछते डाउट, मुझे वाली बात समझ नहीं आती है। क्लास में इंटरेक्ट करो, ठीक है, पढ़ाने में मजा आएगा, मुझे एक नया एंगल मिलेगा पढ़ाने का, मैं आपको उससे और अच्छे से समझा पाऊंगा। क्लास में आते हैं आप लोगों ने चीज को ऐसे कर दिया कि देखो सिर्फ एक छोटी सी चीज पढ़ा पाया उसमें, तो डोंट डू इट, डोंट डू दिस, ठीक है ना, ऐसा ना करें, ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास भी मंडे को है, मंडे को मिलते हैं शाम को और हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएल। सर आपने बोला था कि थोड़ा टेस्ट का बताओगे कैसे आएगा। हाँ मैंने सोचा था कि मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चन करवा दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है,
आज एक्चुअली मैंने अपने दूसरे वाले से करवाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मंडे आपका एग्जाम तो कब है? मैंने फ्राइडे को रखा है ना, फ्राइडे शाम को। सर आपने रखा है 27 को। 27 28 को ना? नहीं, मैं उससे पहले सर कौन से चैप्टर का है मुझे नहीं पता। आप लोग क्या करें, आप लोग सुनो मेरी बात, आपके पास जो क्वेश्चन है ना कौन से एमसीक्यू कॉर्नर वाले, ठीक है, यस ये सर। कर लें। और आपके पास जो एआईपीएमटी वाले क्वेश्चन है, एआईपीएमटी नीट के जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं साइंस में, आप ये निपटा लें। आप बस ये 2 कर लें, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं इसमें से ही डालूंगा मेरा पूरा, ठीक है, ओके सर। ठीक है। यस कर लें सर। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पहले कर लें, ठीक है। चलो, क्या सर? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के सवाल पहले कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। सर पर पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का टेस्ट है ना? अच्छा, मैंने आपको 2 टेस्ट बोले हैं क्या? 3 सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्रिंसिपल इनहेरिटेंस 27, 28 और 30। तो फिर पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कर लो, ठीक है। ओके सर। चलो, यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय। सर ईशान थोड़ा साइड हट जाओ। सर बोलो। सर जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि डीएनए डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो ऐसा क्या करता है?